उसका पति अपने पिता और भाई से अपनी हर बात शेयर करता था। वह उसकी हर पिक्चर को उसके ससुर और जेठ को सेंड किया करता था। उसके ससुर और जेठ बड़े ही अजीब टाइप के आदमी थे। वह उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करते थे। वो अपने पति को जब अपने ससुर और जेठ के बारे में बताती तो वह उसे डांट देते थे और कहते थे कि मेरे पिता और भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। ये बात उसके पति के लिए सबसे गलतफहमी से भरी बात थी। एक दिन उसके जेठ और ससुर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और एक बहुत ही इज्जतदार परिवार में रहने वाली लड़की थी। वो बहुत संस्कारी थी। उसके पेरेंट्स ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। वो 2 बहनें थीं और एक भाई था। वो अपने सारे भाई बहन में सबसे बड़ी थी और शादी का नंबर भी पहले उसका ही था। उसका नाम आस्था है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो कहीं भी जाती तो लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ करते थे क्योंकि वो बहुत सिंपल रहती थी। उसने कभी ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया था। बिना मेकअप के ही वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। लोग कहते थे कि जब तुम्हारी शादी होगी और तुम फुल मेकअप करोगी तो तुम में 4 चांद लग जाएंगे। वो अपनी छोटी सी और सिंपल सी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके घर में लड़कियों को ज़्यादा बाहर आने जाने नहीं दिया जाता था। थोड़ी बंदिशें रहती थीं, इसलिए उसकी कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं हुई थी। उसकी उम्र 27 साल हो गई थी और आस्था के पेरेंट्स ने फैसला किया था कि अब वह जल्द से जल्द आस्था की शादी कर देंगे। उसके पेरेंट्स उसके लिए एक ऐसा रिश्ता देख रहे थे जो उनकी तरह ही सिंपल हो और साथ साथ उनकी फैमिली के स्टैंडर्ड के हों। उसके पेरेंट्स का कहना था कि उनकी बेटी के लिए लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए और साथ साथ देखने में भी स्मार्ट होना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उसकी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ हो जाए जो देखने में ना तो अच्छा हो और ना ही पढ़ा लिखा हो, क्योंकि अगर उसकी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ हो गई तो लोगों को बातें करने का बहाना मिल जाता कि उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आए होंगे। तभी ऐसे लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। उसके लिए एक ऐसा रिश्ता ही आ गया था। लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, हाई क्वालिफाइड था। उसका अपना बिजनेस था, यहाँ तक कि उसके काफ़ी सारे बंगले थे और उसकी फैमिली में भी सिर्फ उसके पिता, भाई और जेठानी थी। उसकी जेठानी विकलांग थी। एक हादसे में उनकी आवाज़ चली गई थी और वो चल भी नहीं पाती थी। ये रिश्ता उसके ही फादर के जानने वाले ने बताया था और उसके पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था क्योंकि इस लड़के की फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं थे और ये रिश्ता इतना अच्छा था कि इनकार करने की कोई वजह ही नहीं थी। उसकी फैमिली को ये लड़का बहुत पसंद आया और लड़के को भी जब उसकी फ़ोटो दिखाई गई थी तो उसे भी वो देखते ही पसंद आ गई थी। उसका रिश्ता पक्का हो गया और 4-5 महीने बाद उसकी शादी हो गई थी। उसका पति अपने पिता और भाई के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते थे और आपस में इस तरह से रहते थे जैसे फ्रेंड हों। वो आपस में एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर किया करते थे। उसकी सास काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी थी, जबकि उसके ससुर देखने में बहुत स्मार्ट थे। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि उनके 2 बेटे हैं। ऐसा लगता था जैसे वह उसके पति के बड़े भैया हैं। उसके जेठ उसके पति से 5 साल बड़े हैं। वो भी काफ़ी हैंडसम और यंग हैं। एक कार एक्सीडेंट में 1 साल पहले जेठानी जी विकलांग हो गई थी। उसके पति का नाम मनीष है। उसे अपना पति बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि वो भी अपने पिता और भाई की तरह स्मार्ट था। उसके ससुर ने तो अपने आप को टिप टॉप बना कर रखा हुआ था। वह अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया करते थे। मनीष के पापा ने अपने बेटों की वजह से दूसरी शादी नहीं की थी। उनका मानना था कि उनकी दूसरी पत्नी कभी भी उनके बेटों को सगी माँ जितना प्यार नहीं दे सकती। इसलिए मनीष के पापा अपनी सारी ज़िंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। उसके पति का बिहेवियर बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से कंप्लीट की थी। वह मुंबई में ही रहते हैं
और अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने यहाँ मुंबई में ही अपना बिजनेस सेट कर लिया था। जब वो शादी करके अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि उसके ससुर बहुत ही मजाकिया बिहेवियर के थे और सबसे ज़्यादा मजाक और प्यार वह अपने बेटों से ही करते थे। उसके जेठ काम के सिलसिले में गोवा में रहते थे क्योंकि उसके जेठ का बिजनेस गोवा में है। सुना था कि गोवा में उनका एक बंगला है। उसकी जेठानी वहीं जेठ जी के साथ रहती है और इधर उसके पति अपने मुंबई वाले घर में रहते थे। जब मेरे ससुर का मन करता तो वह यहाँ आकर रहने लगते थे और जब मन करता तो गोवा वाले बंगले में रहने के लिए चले जाते थे। उसकी शादी दोनों ही तरफ से बहुत धूमधाम से हुई थी। उसके ससुराल वालों ने भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी और इधर उसके पेरेंट्स ने भी उसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से की थी। उसके पति उससे बहुत खुश थे और उनका कहना था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सिंपल और संस्कारी लड़की भी आ सकती है। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में भी सिंपल लड़कियां अभी तक मौजूद हैं क्योंकि मॉडर्न ज़माना है। लेकिन उसके पति का कहना था कि तुम जितनी सिंपल हो उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी सिंप्लिसिटी ही तुम्हारी खूबसूरती की पहचान है। उसके ससुर और जेठ जेठानी इन दिनों उनकी शादी करने के लिए उनके ही घर पर आए हुए थे। उसकी शादी को 4 दिन हो चुके थे। 4 दिन बाद उसके ससुर ने उसके पति के हाथ पर हनीमून पर जाने के लिए लंदन के टिकट्स रख दिए। उसके पति उसके ससुर के सरप्राइज से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और वो लोग हनीमून पर चले गए। वहाँ वो लोग गए तो उन्होंने काफ़ी मॉडर्न टाइप के कपड़े पहने हुए थे। उसके पति का कहना था कि अब हम अपनी कंट्री में तो नहीं हैं, ये हमारा देश नहीं है, यहाँ के सारे ही लोग इसी टाइप के कपड़े पहनते हैं। इसलिए उसके पति ने यहाँ आने से पहले उसे मॉडर्न कपड़ों की ही शॉपिंग करवाई थी। उसे ऐसे कपड़े पहनने से कोई ऐतराज़ नहीं था, बस उसने ऐसे कपड़े पहले पहने नहीं थे तो उसे ऐसे कपड़े पहनने में थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि उसके पति ने बताया था कि उनके डैड ने बताया कि कहीं बहू लंदन जाने के बाद भी अपना सलवार कमीज़ ना पहने। उसको समझा देना कि लंदन में सारे ही लोग मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनते हैं, इसलिए तुम उसको इसी तरह की शॉपिंग करवा देना। उन्हीं के कहने पर उसके पति ने उसे इस तरह के कपड़े खरीद कर दिए थे। एक दिन बातों ही बातों में उसके पति ने उसे बताया था कि उनके डैड की काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप है। वो तो ये जानकर हैरान रह गई थी कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसके ससुर की इतनी ढेर सारी लड़कियों से फ्रेंडशिप थी। उसने अपने ससुर का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया था। उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे जिनमें सबसे ज़्यादा लड़कियां मौजूद थीं। हालांकि कोई भी लड़की 30 साल से ऊपर की नहीं थी। कई जवान और खूबसूरत लड़कियां उनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड थीं। उसके ससुर के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके इतने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ अपलोड थे कि उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि इस आदमी के 2 बेटे भी हैं। उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई थी कि उसके ससुर को औरतों में इतना इंटरेस्ट है और इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उनकी हरकतें और उनका दिल किसी 20-25 साल के जवान लड़के की तरह था। लेकिन अगर ऐसा ही था तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? उसके पति का यही कहना था कि उनके डैड अपने बेटों की परवरिश खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की और भरपूर तरीके से अपने बेटों का ख्याल रखा। और यही वजह है कि उसके पति और जेठ अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके ससुर ने अपने बेटों को दुनिया भर की खुशी दी, लेकिन हनीमून पर रहने के दौरान उसने एक बात नोटिस की थी कि उसके पति उसके जितने भी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे वह सारे ही उसके ससुर को सेंड कर रहे थे। उसे ये बात बहुत अजीब लग रही थी। लंदन में वो मॉडर्न टाइप के कपड़े पहने हुए थी जो काफ़ी शॉर्ट थे। ये जगह अलग थी, यहाँ पर सभी लोग इसी तरह के कपड़े पहनते थे और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। पर उसे अपने पति की ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो उन लोगों के जितने भी फ़ोटोज़ खींच रहे थे उसके पति सारे ही फ़ोटोज़ अपने पिता को सेंड कर रहे थे। और तो और
बार बार उसके पति वीडियो कॉल करके उसे उसके ससुर को दिखा रहे थे। उसके ससुर बार बार उसके पति से कह रहे थे कि दिखाओ बहू कैसी लग रही है, बहू क्या कर रही है। वह जैसी भी थे पर थे तो उसके ससुर ही, और ससुर तो पिता समान होता है। वो नहीं चाहती थी कि उसके ससुर उसे ऐसी हालत में देखे। अगर यहाँ लंदन में उसके ससुर उसके साथ किसी वजह से आ भी जाते तो शायद वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। वो तो इस तरह के कपड़े इसीलिए पहन रही थी क्योंकि वो लोग हनीमून पर आए हुए थे और ये उसके पति की ख्वाहिश थी कि वो इस तरह के कपड़े पहने। और फिर यहाँ का माहौल ऐसा था कि उसे यहाँ के रहने वाले लोगों से शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन उसे अपने ससुर से बहुत शर्म आ रही थी। पर उसका पति तो हर मोमेंट की फ़ोटो और वीडियो क्लिक करने के बाद उसके ससुर को सेंड कर रहा था। हालांकि इस बात पर उसका अपने पति के साथ मूड भी खराब हो गया था, लेकिन उसके पति उसे मना लिया करते थे। उनका कहना था कि अब डैड मुझसे फ़ोटोज़ और वीडियो मांग रहे हैं तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। उसके ससुराल का माहौल काफ़ी फ्री था। उसके पति भी फ्रैंक टाइप के थे। उनका कहना था कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब ये सीधा बनना छोड़ दो और अभी शर्माने के ड्रामे ख़त्म करो। तुम अपने मायके में थीं तो हमेशा घर में कैद रहती थीं, अब ये तुम्हारी ससुराल है, खुलकर जीना सीखो। उनका हनीमून कंप्लीट हो गया था और वो लोग घर पर वापस आ गए थे। जब वो घर आए तो उसने देखा कि उसके ससुर ने घर आते ही अपने बेटे को गले से लगाया और वह उसकी तरफ भी गले लगाने के लिए बढ़ने ही वाले थे। उसने उनको रोक दिया और वो पीछे हट गई। उसके पति को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। उसके ससुर ने इस बात को हंसकर टाल दिया था और वह पीछे हो गए थे, लेकिन वो नोटिस कर रही थी कि उसका पति उसे घूर रहा था। वो अपने ससुर से कोई बात किए बिना ही अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद उसका पति कमरे में आया और आते ही उसे कहने लगा, मुझे तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। आस्था, तुमने मेरे डैड के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। वह तुमसे गले लगने के लिए आ रहे थे और तुम पीछे हट गई। उसने कहा, मनीष, वह मेरे ससुर हैं, भला वह मुझसे गले क्यों मिल रहे थे। उसके पति ने कहा कि बड़े लोगों में इसी तरह से मेल मिलाप होता है, जो तुम्हें क्या पता, तुम घर में रहने वाली लड़की हो ना, कभी घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें कुछ पता चले। उसने अपने पति से कहा, मनीष, मैं घर में भले ही रहती थी, मेरे पापा और मेरी मम्मी भी काफ़ी लोगों से मिलते थे, लेकिन इस तरह से ससुर अपनी बहू को गले लगाए, यह हमारे घर का कोई उसूल नहीं था। दूर से भी किसी से मेल मिलाप किया जा सकता है। उसके पति को उसकी इन बात पर गुस्सा आ गया था। वह वैसे तो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जहाँ बात उनके फादर और भाई की आती थी तब वह उनके लिए बहुत सीरियस हो जाते थे। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। उसके जेठ और जेठानी उसके लंदन से वापस आने से पहले ही गोवा चले गए थे और उसके ससुर की हरकतें उसे बहुत अजीब लगने लगी थीं। लेकिन उसे कहीं ना कहीं एहसास होता था कि उसका पति ही इस सब की शुरुआत कर चुका है। वह बात ठीक है कि उसका पति अपने डैड से अपनी हर बात शेयर करता था, लेकिन हैरान तो वो तब हुई थी जब उसके पति ने उन दोनों पति पत्नी के बीच हुई निजी पलों से जुड़ी सारी बातें भी अपने पिता से शेयर की थी। उसके पति के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आस्था के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो तो कभी अपनी माँ से भी इस बारे में बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि पति पत्नी के बीच बीते निजी पलों की बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। इधर उसका पति अपनी हर पर्सनल बात अपने पिता को बता चुका था और इस बारे में भी उसके पति उसे खुद ही बताया करते थे। वह जब उसे बताते कि मैंने तुम्हारी ये बात डैड को बताई तो उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया, मैंने तुम्हारी फ़ोटो डैड को दिखाई तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। वो इन बातों पर बहुत गुस्सा करती थी और चिढ़ जाया करती थी, क्योंकि उसे ये बातें बहुत गलत लगती थीं। अब तो उसे धीरे धीरे अपने ससुर की हरकतें और भी ज़्यादा अजीब लगने लगी थीं, क्योंकि उसने सुना था कि उसके ससुर पहले अपने गोवा वाले बंगले में ही ज़्यादा रहते थे, लेकिन जिस दिन से उसकी शादी हुई थी वह इसी घर में रहने लगे थे। अब तो वह यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे
और हमेशा उसके करीब आने की कोशिश करते थे। वह मजाक मजाक में उससे बहुत गलत गलत बातें करते थे, जिन्हें सुनने के बाद उसे शर्म आती थी। जब वो अपने पति को अपने ससुर की हरकतों के बारे में बताती तो वह कहते कि मेरे डैड हमेशा ही मॉडर्न और बड़े लोगों से ही मिलते जुलते हैं, इसीलिए उनकी आदत भी ऐसी ही हो गई है। वह तो तुम शुक्र मनाओ कि मेरे डैड ऐसे ससुर नहीं हैं जो अपनी बहू पर रोक टोक करते हों, तभी तो तुम्हें ये सब कुछ रास नहीं आता। उसके ससुर की जो हरकतें थीं उस सब की वजह से उसे अपना पति ही लगता था। उन्होंने कभी उसकी बात पर यकीन नहीं किया और हमेशा ही वह उसे अपने पिता के आगे गलत साबित कर दिया करते थे। उसका पति बार बार कहता था कि अमीर और हाई स्टैंडर्ड के लोग इसी तरह के होते हैं, तुम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो। लेकिन वो और उसकी फैमिली इतनी भी गरीब नहीं थी। उन लोगों का भी अमीर लोगों के साथ मिलना जुलना था, क्योंकि उनके सारे रिश्तेदार अमीर थे। उसे लगता था उसके पति को उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। वह खुद ही उसे अपने पिता के सामने पेश करने की कोशिश करते थे, क्योंकि अपने ससुर की गलत हरकतों की वजह से वो उनसे बात करना बंद कर देती थी। तो उसका पति कहता कि कभी भी मेरे डैड को इस घर में रहने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उनसे बात नहीं कर रही हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो यहाँ शादी करके आने के बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। शुरू शुरू में उसके पति का बिहेवियर उसके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ उनके पिता की बात आती थी तब वह उसे खूब जलील किया करते थे। एक दिन उन लोगों को शादी में जाना था। उसके जेठ भी आए हुए थे। जेठानी जी साथ नहीं आई थी, क्योंकि जेठ जी का कहना था उनके साथ जल्दी जल्दी सफ़र करना मुश्किल है, तो वो वहीं गोवा में हैं। उनके साथ उनका भाई और नौकर है। वो सब लोग शादी में जाने के लिए निकल गए। वहाँ तो उसके ससुर ने हद ही कर दी। उसके ससुर ने उसे अपने दोस्तों से ऐसे मिलवाया जैसे वो उनकी दोस्त हो। उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसके ससुर बार बार अपने दोस्तों को उसे दिखा रहे थे। वो अपने पति से कह रही थी कि देखो, आपके डैड अपने दोस्तों को मेरे बारे में बता रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती अपनी बहू को अपने दोस्तों को दिखाते हुए। उसके पति ने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें आस्था, प्लीज़ तुम पुराने ज़माने के ख्यालों से बाहर निकल आओ। हम पहली बार शादी में आए हैं, कोई तुम्हें जानता नहीं है, तभी तो डैड सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो अपने पति को कुछ भी बताती तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति अपने डैड को जितना अच्छा समझते हैं वह बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। कब किसकी नीयत बदल जाए नहीं मालूम। शादी में शामिल होने के बाद उसके जेठ चले गए। अगले दिन उसके पति ने कहा कि वह एक दिन के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। उसने अपने पति से कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं घर में अकेले रहकर क्या करूँगी। उसके पति ने कहा, मैं वहाँ तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मुझे लोगों के साथ मीटिंग करनी है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। उसने अपने पति से कहा, तो फिर आप मुझे मेरे मायके में छोड़ दो। काफ़ी टाइम से मैं अपने मायके भी नहीं गई हूँ। जब आप आ जाओगे तो मुझे बुला लेना। लेकिन उसके पति नहीं माने और कहने लगे, अब छोटी छोटी बातों पर मैं तुम्हें तुम्हारे मायके नहीं छोड़ सकता, और सिर्फ एक दिन की ही तो बात है। घर में डैड हैं तो तुम्हारी ख्याल रखने के लिए। उसने अपने दिल में सोचा, सबसे ज़्यादा डर तो मुझे आपके डैड से ही है, क्योंकि कभी कभी बातों ही बातों में उसके ससुर उसका हाथ पकड़ लिया करते थे, तो कभी कहते कि हम दोनों सेल्फी क्लिक करते हैं, और सेल्फी क्लिक करने के बहाने वह उसे छू लिया करते थे। वो अपने ससुर से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। वो चाहती थी कि वह अपने गोवा वाले बंगले में रहने के लिए वापस चले जाएं, लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी वह गोवा वाले बंगले में बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। उसके पति को लगता था कि उनके पिता उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन उसे अपने ससुर से डर लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो उनकी बहू नहीं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसका वह इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर वो ये बात साफ साफ शब्दों में
अपने पति से नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति उससे नाराज़ हो जाएगा। अपने पिता के खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं सुन सकता था वो। कभी कभी उसे लगता था कि उसके ससुर बहुत ही फ्री माइंड के आदमी हैं। शायद उसे उनका इस तरीके से बात करना गलत लगता है, इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी परवरिश बहुत ही सिंपल तरीके से की है। कभी उन्होंने उसे रिच लोगों से मिलने नहीं दिया, और अचानक जब शादी हुई तो ससुराल का इतना ज़्यादा फ्री माहौल होने की वजह से ही उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर शुरू से ही वो इतनी ज़्यादा फ्री माहौल में रही होती तो शायद उसे इस सब की आदत होती। लेकिन एक दिन उसका ये वहम भी हकीकत बनकर उसके ही सामने आ गया। उसके पति को उसकी बात को समझना चाहिए था, तसल्ली से उसकी बातों को सुनना चाहिए था, और शायद उनकी यही सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ तक कि उसके पति को अपने पिता के रिश्ते का भी लिहाज नहीं था। माना कि अमीर लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, उनके घर का माहौल थोड़ा फ्री होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा फ्री नहीं होता कि बाप बेटे के रिश्ते में कोई अंतर ही ना रहे। और वो शायद अपने पति की इन्हीं हरकतों की वजह से अपनी इज्जत को गंवा बैठी थी। उसके पति एक दिन के लिए शहर से बाहर चले गए थे। उसे बहुत डर लग रहा था। अब वो अपने पति से ज़्यादा तो नहीं कह सकती थी, लेकिन जब वह जा रहे थे तो तब उसका दिल बहुत अजीब अजीब से अंदेशे दे रहा था कि आज घर के अंदर कुछ बहुत गलत होने वाला है। इस वजह से उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और उनसे कहने लगी, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। उन्होंने कहा, आस्था तुम बेवजह इतना परेशान हो रही हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। मैं खुद तो नहीं आ सकूँगा, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थोड़ी ही दूरी पर रहती है, वह तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए आ जाएगी। उसने अपने पति से कहा, मनीष मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। मनीष ने उसे गले से लगाया और वह कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, बस एक दिन की ही तो बात है, मैं कल दोपहर तक ही वापस घर आ जाऊंगा। उसका पति ये कहकर जाने लगा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। उसका पति तो जा चुका था, लेकिन आज न जाने क्यों उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो अपने आप को किसी काम में बिजी करना चाहती थी, ताकि उसके दिमाग में जो भी अजीब ख्याल आ रहे थे वह सब उसके दिमाग से निकल जाएं। वो किसी भी काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश करती थी तो उसके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे। दोपहर से रात हो गई। उसने खुद को अपने कमरे में ही बंद करके रखा हुआ था। वो अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं थी और अब लगभग 11 बज रहे थे। उसे भूख लग रही थी। उसने सोचा कि वो नीचे जाकर खाना खा ले, लेकिन जैसे ही वो नीचे गई, ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि घर में कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई नौकर या नौकरानी नज़र नहीं आ रही थे। फिर उसने सबको आवाज़ लगाई, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। ये सारे नौकर कहाँ चले गए थे? उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये था कि वो इतने बड़े घर में अकेली थी। उसने जल्दी से अपने घर को एक नौकरानी को कॉल की। उसने उसकी कॉल रिसीव नहीं की तो उसने दूसरी नौकरानी को कॉल की। दूसरी नौकरानी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सारे नौकरों को क्या हो गया, कोई उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, और उसे बिना बताए ही सब लोग घर से बाहर क्यों चले गए। उसने किचन में जाकर देखा तो किचन में खाना भी नहीं था। उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। सिर्फ सुबह अपने पति के साथ ब्रेकफास्ट ही किया था। फ्रिज में देखा तो जूस रखा था। उसने वह जूस ही पी लिया, लेकिन उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि सारे नौकर कहाँ चले गए। घर में पति भी मौजूद नहीं है, और तो और इस बड़े से घर में सारी रात वो अकेले कैसे गुजारेगी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा था। उसने सोचा कि ससुर जी की अभी उस पर नज़र नहीं पड़ी है तो वो जल्दी से वापस रूम में चली जाए।
वो ये सब सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर तो उसका पूरा शरीर कांप उठा था कि रात के इस टाइम पर घर में कौन आ गया था। उसे लगा शायद उसके ससुर होंगे, क्योंकि वो दिख नहीं रहे। लेकिन उसे तो अपने ससुर से भी डर लगता था। पता नहीं वह घर में थे या फिर दरवाजे पर थे। उसकी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो यही सब सोच रही थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। तो वो कांपते हुए शरीर के साथ दरवाजे के पास गई। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को कोई बजा नहीं रहा, बल्कि तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे चौकीदार भी नहीं है। उसे इस टाइम बहुत डर लग रहा था। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? उसके पूछने की देर थी कि दरवाज़ा बजना बंद हो गया। उसने एक बार फिर से पूछा कि दरवाजे के पीछे कौन है? इस बार भी किसी का जवाब नहीं आया था। उसने भी दरवाज़ा नहीं खोला और वापस अंदर आ गई और तेज़ी से भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे के अंदर जाते ही उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और कोने में बैठकर कांपने लगी। उसके दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने अपने पति को कॉल की, लेकिन उसने अपना फ़ोन काट दिया। फिर उसने सोचा लाओ दोबारा कॉल करे, लेकिन इससे पहले वो फिर कॉल लगाती तभी अचानक उसे अपने कमरे की बालकनी में किसी के कूदने की आवाज़ आई और उस बालकनी के अंदर किसी की परछाई दिखाई देने लगी। ये देखकर तो उसके होश उड़ गए थे। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था और बालकनी से एक आदमी अंदर आया। उसके अंदर आते ही उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उस आदमी ने चेहरे पे मास्क पहन रखा था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह से घर में क्यों घुस आए हो? लेकिन वो अपने होश खो बैठी थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने सोचा कि वो बाहर भाग जाती है। बाहर जाते ही वो शोर मचा देगी। वो उठकर बाहर भागी तो उस आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा जीने से ससुर जी आ रहे हैं। उन्हें देखकर उसने कहा, ससुर जी देखिए मेरे कमरे में कौन घुस आया है। आप जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाओ। उसके ससुर मुस्कुराने लगे। उसने कहा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तभी वो आदमी भी कमरे से निकल आया। ससुर जी बोले, ये तुम्हें पुलिस के हवाले करने को कह रही है। बेचारी परेशान हो रही है, घबरा रही है कि कौन हो तुम, अब अपना चेहरा दिखा भी दो। वो हैरान सी अपने ससुर को देख रही थी कि वो क्या इस आदमी को जानते हैं। फिर उस आदमी ने अपना मास्क हटा दिया। उस आदमी का चेहरा देखते ही उसके सर पे तो आसमान ही गिर पड़ा। वो बोली, जेठ जी आप तो? उसके ससुर बोले, तुम बहू बेकार ही घबरा रही थी। आओ अब तो कोई डरने की बात नहीं है। मैं भी अपना, जेठ भी अपना, अब छोड़ो डरना डराना। और उसके ससुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बुरी तरह से घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए। उसके ससुर उसे पकड़ के वापस कमरे में ले आए। उसके ससुर कहने लगे, मनीष के होते हुए तुमसे ज़्यादा बातचीत करने का हमें मौका नहीं मिलता। मुझे और मेरे बड़े बेटे विकास को तुम बहुत पसंद आई थी। जो फ़ोटो वीडियो तुम्हारी मुझे मनीष भेजता था, वो मैं विकास को भेज देता था। कई दिनों से हम दोनों फ़ोटो देख के तुम्हारी खूबसूरती की बातें करके ही काम चला रहे थे। परसों मुझे मनीष ने बताया कि वो एक दिन के लिए बाहर जा रहा है। मैंने ये बात विकास को बताई। फिर हमने आज रात का प्लान बनाया। विकास ने मनीष से वापस जाने का झूठ बोल दिया और होटल में रुक गया। और फिर रात होते ही मैंने उसे बुला लिया। मैं वॉशरूम चला गया था तो मौके पर दरवाज़ा नहीं खोल पाया। ये इतना उतावला था कि बालकनी से ही आ गया। उसके ससुर के बोल बिल्कुल मिठास से भरे हुए थे और बोलने का अंदाज इतना घटिया था कि उसकी आत्मा कांप रही थी। उसका जेठ उसे देख के मुस्कुरा रहा था और घूर रहा था। वो डरते डरते अपने कदम पीछे कर रही थी और उसके होश और हवास काम करना छोड़ चुके थे। वो पीछे हटती चली जा रही थी और वह लोग उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, जो उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थीं। जिस बात का उसे डर था, वही डर उसके सामने खड़ा हुआ था।
उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जेठ भी ऐसे होंगे। उसे यही लगता था कभी कभी उसके पति जो उसकी खूबसूरती के गुण गाते हैं और उसकी हर अच्छी बुरी बात अपने डैड को बताते हैं, उसे डर था कि एक ना एक दिन कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए जिसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और आज इन लोगों के आने का तरीका और उनके बोलने का स्टाइल उसे हकीकत दिखा चुका था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। उसने एक बार फिर भागने की सोची। वो फौरन ही दरवाजे की तरफ भागने लगी। शायद वह लोग उसका दिमाग पढ़ चुके थे। इस वजह से उसके भागते ही उसके जेठ ने उसे पकड़कर अपने काबू में कर लिया। वो उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसके ससुर कहने लगे, अरे भाग क्यों रही हो बहू, अभी तो हम लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं। ये कहकर वह लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसने अपने ससुर को कई वास्ते देना शुरू कर दिया कि प्लीज़ मेरी इज्जत को ना रौंदो, मैं आपके घर की इज्जत हूँ, आपके भाई की पत्नी हूँ। ससुर जी, आपकी तो बहू हूँ और बहू तो बेटी समान होती है और आप अपनी ही बेटी की इज्जत के साथ खेलना चाहते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन उन लोगों का इरादा उसे कुछ और ही बता रहा था। अचानक उसके जेठ ने बाजू से पकड़कर उसे अपने काबू में कर लिया था और उसे ज़ोरदार धक्का देते हुए बेड पर गिरा दिया और एक साथ ही वह उस पर हावी हो गए थे। और फिर वही हुआ जो शायद उसके साथ नहीं होना चाहिए था, जिसके होने से उसकी ज़िंदगी को तबाह हो गई थी। ससुर और उसके जेठ उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके थे क्योंकि उन्होंने उसके साथ वो बर्बाद हो गई थी, उसकी इज्जत लुट चुकी थी। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पति ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया था। उसने कई बार उनको बताने की कोशिश की थी कि आपके डैड की हरकतें उसकी तरफ कुछ अच्छी नहीं हैं, लेकिन हर बार उसके पति ने उसकी बात को समझा ही नहीं था। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसके ससुर और जेठ ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर जाकर अपना मुंह छुपाए। सारी रात इसी तरह से वो उसके साथ, उसकी इज्जत उसके लिए सब कुछ थी और आज वो अपनी वही इज्जत अपने ससुर और अपने जेठ की वजह से गवा बैठी थी। पहले दिन से उसके ससुर की उस पर गंदी नज़र थी और वह उसके करीब आने की कोशिश करते थे, लेकिन जेठ को देखकर उसे ऐसा कभी नहीं लगा। वो तो बहुत अच्छा बनने का नाटक करते थे। उसका पति अकल से इतना पैदल था, कभी उसने उसकी इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश ही नहीं की। खुला माहौल है कहकर उसने आज उसकी इज्जत को अपने पिता और भाई के हाथों लुटा दिया था। वो बेड पर बुरी हालत में पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। जब इन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसकी हालत अब ज़्यादा ही बुरी हो गई है और दिन निकल आया है, तो ये लोग वहाँ से भाग गए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अभी तक बेड पर ही मौजूद थी और उसमें उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लेटे लेटे सुबह के 11 बज गए थे और अभी तक वो खुद की हालत को ठीक नहीं कर पाई थी। 11:30 बजे तक उसका पति भी घर पर आ गया था। उसने जब उसे इस हालत में देखा तो उसे जगाने की कोशिश की। वह घबरा गया था ये देखकर कि वो किस हालत में बेड पर लेटी हुई है। उसने जल्दी से उसके शरीर पर ब्लैंकेट ढका और उससे पूछने लगा कि तुम्हारी ये हालत किसने की? बाहर के गेट भी खुले पड़े थे, कौन आया था? काफ़ी देर तक तो वो अपने होश में नहीं थी, लेकिन उसके पति ने उसे उठाकर बिठाया और उसे पानी पिलाया। उसकी हालत कुछ बेहतर हुई थी। फिर वो अपने पति के आगे फूट फूट कर रोने लगी और रो रो कर उसने उनको सब कुछ बता दिया। उसकी ये सारी बातें सुनकर वह बहुत ज़्यादा चौंक कर रह गया था और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पति ने कहा कि घर के सारे नौकर कहाँ मर गए थे। उसने अपने पति को बताया कि आपके डैड ने शायद सारे नौकरों को घर से भेज दिया था, घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उसके पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपने पति से कहा, ये सब आपकी ही लापरवाही का नतीजा है। मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे आपके डैड की हरकतें ठीक नहीं लगती,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके भाई भी गिरे हुए आदमी हैं। आपने मेरी कभी किसी बात पर यकीन ही नहीं किया। उसके पति ने कहा कि मुझे नहीं पता था, आज था कि डैड और भाई एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने डैड और भाई को बहुत अच्छा समझता था और आज तुम्हारी हालत साफ जाहिर कर रही है कि तुम सच कह रही हो। उसके पति ने कहा, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे हक में बोल कर ही रहूँगा। उसके पति ने फ़ौरन अपना मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया। थोड़ी ही देर बाद उनके घर में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने उसके बयान लिए। उसने पुलिस को अपने ससुर और जेठ के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसके ससुर और जेठ अभी तक घर पर नहीं आए थे। पता नहीं वह कहाँ पर थे, लेकिन पुलिस ने उसके ससुर और जेठ को ढूंढकर निकाल लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसके ससुर और जेठ ने बहुत शर्मिंदा होकर उसके पति से माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही जवान लड़कियों का शौकीन हूँ, मैं सिर्फ उनके साथ खेलना जानता हूँ। उसके ससुर बोले, मैंने तो दूसरी शादी इसीलिए नहीं की जिससे अलग अलग लड़कियों के साथ खेल सकूं, और यही राय मैंने तुम्हारे भाई को भी दी। वो भी ऐसे ही खूब मज़े कर रहा था। उसके पति को अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने पहले तो अपने डैड के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने हमेशा आपको अपने दोस्ताना अंदाज में देखा था। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो और आपने इसी बात का गलत फ़ायदा उठाकर मेरी पत्नी के साथ ये सब कुछ किया। और भैया, आप भी ऐसे होंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद उसके पति ने अपने भाई को 2-3 थप्पड़ मारे। उसके ससुर और जेठ बहुत शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। पुलिस उसके ससुर और जेठ को अरेस्ट करके ले गई। उसके पति ने अपने डैड और भाई से सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई थी जिसमें साफ जाहिर था कि उसके ससुर और जेठ ने उसके साथ क्या किया था। उसके पति ने भी उससे माफ़ी मांगी थी और वह बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। काफ़ी दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी गई थी। वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उन दिनों उसके पति ने उसकी बहुत सेवा की थी और बहुत बार माफ़ी भी मांगी थी और उसके पति ने कहा था कि आज के बाद उसकी इज्जत की रखवाली करेंगे और कभी भी इस तरह से अपनी पत्नी को दूसरों के सामने रुसवा नहीं होने देंगे। जो गलती हुई उसके लिए उम्र भर शर्मिंदा रहेंगे। इस बात को काफ़ी साल गुजर गए हैं। उसके पति का बिहेवियर उसके साथ बहुत अच्छा है और उसके पति उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उसके ससुर और जेठ को तो जेल जाने के बाद उसके किए की सज़ा मिल गई थी। जेठानी को उनके भाई उनके मायके ले गए थे और वो अब अपने पति के साथ बहुत खुश है। दोस्तों, आपकी पत्नी आपकी इज्जत होती है, उसकी इज्जत को ना उछालें। अपनी पत्नी की बातों को सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें। आज कई घर ऐसे हैं जहां घर के अंदर ही औरतें सुरक्षित नहीं हैं। अगर उन्हें किसी पे संदेह है तो उनकी बात को इग्नोर ना करें, तुरंत ही जांच पड़ताल कर अकेला ना छोड़ें। ऐसे माहौल में सतर्क रहें, सावधान रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।